ये जितनी आपकी क्यूरीज है ना बुक्स की और एमसीपीएस की, एफसीपीएस की, एमएस की, मैं इनको आंसर करूंगी साथ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आवर फ्लायर। मैंने ऐसी कोशिश की हर चीज इनकॉर्पोरेट करूँ, एक ही नजर में आपको समझ आ जाए कि होगा क्या। प्रीमियम कोर्स है, ऑब्वियसली 6 महीने तक लटकाएंगे आपको लेकिन इन 6 महीनों में हमने क्या करना है, इस लंबा ड्यूरेशन है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट से देखें ना, ये छोटा पड़ जाएगा, सिलेबस ज्यादा है। वेदर डूइंग एफसीपीएस एमसीपीएस, सिलेबस वाकई ज्यादा है, क्योंकि अब एमसीक्यूज आ गए हैं ना। तो छोटा जी सा टॉपिक भी छोड़ दो ना, कोई विन का भी छोड़ दो, ये समझ के कि छोटा सा है। कोई छोटा सा इन्फेक्शन लिस्टेरिया का भी छोड़ दो, छोटा सा है वो, फिर एमसीक्यूज में आ गया, हो गया पूरा एमसीक्यू। तो इसलिए जो पैटर्न है एग्जाम का उसको देखें तो सिलेबस बड़ा है। ये नहीं है कि आपने यूक्यूज कर लिया जैसे आप एमबीबीएस में या पहले करते थे शॉर्ट एसेस की जिंदगी में, इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लो लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अगर ऑन्कोलॉजी में कोई क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, हमें तो ये होता है बड़े बड़े कैंसर आएंगे, बट अब वल्वा विजाइना के सीएस आ रहे हैं, उनके उनके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिलेबस बढ़ गया है। शॉर्ट एसेस जब से आउट हुए हैं और एमसीक्यू जब से इन हुए हैं, तो काम बढ़ गया है। और 6 महीनों में हम कैसे करेंगे इसको, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि अच्छे से हो जाए सब कुछ। इसमें हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे थ्रू टॉपिक वाइज रिकॉल्स, मतलब लाइक इफ वी हैव स्टार्टेड अ मॉड्यूल, आपका जो कोर्स है उसको मैंने अपने अंदाज से 7 मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर हम मेडिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने मेडिकल डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, कार्डियक अस्थमा, एपिलेप्सी, जॉन्डिस के हो गए या डर्माटोसिस हो गए। तो ये मोटे मोटे अगर मैं मुझे याद आ रहे हैं टॉपिक, तो इन टॉपिक को पढ़ेंगे। एक दिन अगर डायबिटीज की है तो नेक्स्ट डे उसका आपको क्विज करना होगा, बट क्विज ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एसबीए बुक से निकाल लिया। दैट विल बी ओनली रिकॉल बेस्ड। जितने आपके रिकॉल्स हैं, अब मेरी बुक्स हैं उनमें से मैं छांट लेती हूँ कि ये इस टॉपिक पे रिकॉल आया हुआ है, तो उसका आपको उसका क्विज मिल जाता है, फिर आप उसको आंसर करोगे और आपको उसकी की भी सॉल्व मिल जाएगी। एंड उसके बाद क्या होगा, फिर आपको इस प्रीमियम कोर्स में ये बताया जाएगा कि डायबिटीज का वाइवा कैसे हैंडल करना है। ठीक है, 6 महीने में अगर हमें अल्लाह की तरफ से मिल गए हैं तो थीरी और आपका क्लिनिकल इंशाल्लाह साइड बाय साइड इस तरह कवर होता जाएगा और महसूस भी नहीं होगा, आप ओवरबर्डन भी नहीं होंगे। क्योंकि एग्जाम से 3 महीने पहले एकदम से जब आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो प्रेशर मेंटोर पे भी होता है और आप पे भी होता है कि किसी तरीके का सिलेबस तो होना। यू नेवर थिंक अबाउट योर क्लिनिकल लाइफ, जो कि आपके थ्योरी के पास होने के बाद शुरू होती है, और वो बड़ी एवरीवन नोज वो डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसके लिए तैयारी नहीं होती है ना तैयारी तो 4 4 साल और 2 साल आप सिर्फ थ्योरी की करते हो और फिर क्लिनिकल में लटक जाते हो, और ऐसा लटकते हो कि बहुत बड़ा विशेष सर्कल हो जाता है। तो इस प्रीमियम कोर्स में मैंने ये दोनों एस्पेक्ट जो है ना वो ऐड किए हैं कि आपकी थ्योरी भी अच्छे से निकले फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसी गो में आपका क्लिनिकल भी निकले। और इसको फिर ऑर्गेनाइज किया मॉड्यूल में, मॉड्यूल को फिर ऑर्गेनाइज किया टॉपिक्स में, टॉपिक को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया 3 एस्पेक्ट्स में। एक दिन प्रॉपर थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरे दिन उसको टेस्ट करेंगे कि थ्योरी जो पढ़ी है वो रिकॉल, अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हम उसको अटेम्प्ट करने के लायक भी हैं या नहीं। फिर हम टेक होम टेक्स्ट होंगे कि नहीं इस थ्योरी को ऐसे पढ़ना। एंड आफ्टर दिस हम करेंगे कि अगर इसका डायबिटीज का, लेट्स सपोज एनीमिया का कोई वाइवा का केस आता है तो हाउ टू अटेम्प्ट इट। लेकिन वो तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं कराऊंगी, आपका स्टार्ट है तो सिर्फ बेसिक टेम्पलेट्स होंगे कि हिस्ट्री पे मैं फोकस करूंगी, और आई विल मोर फोकस कि आप डीडीज बना सकें हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद। मैनेजमेंट का एस्पेक्ट तो हो ही जाता है अच्छे थ्योरी के बाद, या इवन व्हेन यू विल क्लियर योर थ्योरी तो वो बड़ा इजी हो जाएगा। फिर जब लोग ए बी सी से स्टार्ट कर रहे होंगे कैसे हिस्ट्री लेनी है, आप लोग उनसे बहुत आगे होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रीमियम कोर्स का लॉजिक है। इट स्टार्ट, देखें किसी चीज को स्टार्ट करना आधा काम खत्म करना होता है। जब आप कोई चीज स्टार्ट ही नहीं होते वो कभी भी कवर नहीं होती, तो इट्स गुड थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। और एटीट्यूड मैटर करता है, जितना अच्छा जितना पॉजिटिव फ्लेक्सिबल आपका एटीट्यूड होता है और वो काम आप कर लेते हो। आपने वैसे मरे हुए दिल के साथ किसी कोई काम को करो, या कैसे मतलब नेगेटिव एटीट्यूड के साथ किसी को इंटरव्यू भी दो ना, मतलब अगर 2 लोग उसमें दे रहे हैं तो आप ही होंगे जो क्विट करोगे अगर सीट भी जो है ना एक है। एटीट्यूड मैटर। तो इन 6 महीनों में इस एटीट्यूड के साथ आपने तैयारी करनी है कि यू आर दैट पर्सन हु इज गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम इन वन गो, और आपने ही करना है। अगर कोई कर सकता है तो वो आप है। ठीक है, और जो लोग कर रहे हैं कि वो आसमान से करके आए हैं, ऑब्वियसली दे आर जस्ट लाइक यू।
मेरे सेशन में ऑब्वियसली 3-4 साल से जो मैं पढ़ा रही हूँ, हमेशा 10-15 लोग ऐसे होते हैं जो मेरी बातों पे यकीन करते हैं और खुद पे यकीन करते हैं और एग्जाम एक ही गो में निकालते हैं। आपने भी इंशाल्लाह उन्हीं में ऐड होना है, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंड के साथ अपना ये हम कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, और अगर आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव है तो समझे कि हर चीज ही पॉजिटिव है। तो कुछ लोग हैं मेरे साथ जो जिन्होंने फैब के एग्जाम क्विट कर दिया, सितंबर में अपेयर होना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ी छोटी सी एडवाइस है कि पिछले सेशन में या पिछले जब आपने तैयारी की है या जो आपका एग्जाम आप ना नहीं दे पाए, तो अब आपने इसको तैयारी का स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। जो आपके वीक एरियाज थे आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको बैठ के लिखो। हर बंदे हर एक के लिए डिफिकल्ट होता है ना। व्हेन आई वाज स्टूडेंट मेरे लिए ऑन्कोलॉजी बहुत डिफिकल्ट थी, इन्फेक्शन बहुत डिफिकल्ट थे। तो अगर आपके लिए कोई ऐसी चीजें डिफिकल्ट है ना, तो आपने उनको स्पेशल टाइम देना है, हिट दोज एरियाज फर्स्ट, अदरवाइज फिर सेम चीजें बार बार होती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, तो इनको क्रैक कैसे करना है, लाइक वाइज अगर इन्फेक्शन बुरे लगते हैं तो स्टेप वाइज अप्रोच को डेवलप करना सीखें। आपका 80-90% एग्जाम होता ही स्टेप वाइज अप्रोच पे है, ठीक है। ये बातें आपको इंशाल्लाह विद रिकॉल समझ आएंगी। और अच्छी थ्योरी आप पढ़ लो, हमेशा साथ में ये देखो कि जिस एग्जाम में अपेयर हो रहे हो वो पूछता क्या है आपसे। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि 80-90% वही बातें होती हैं जो कि रिपीट हो रही हैं एग्जाम में। एग्जाम का जो पैटर्न है वो उनके लिए बिल्कुल फिक्स है। मतलब लेट्स सपोज ऑन्कोलॉजी है, उन्होंने हमेशा यही पूछता है कि क्या स्टेज है, क्या स्टेज वाइज ट्रीटमेंट है, या सर्वाइवल रेट क्या है, या रिकरेंस क्या है। मतलब पेपर आउट है बिल्कुल, आपको पता है कि इस मॉड्यूल को पढ़ना कैसे है। इफ इट इज इन्फेक्शन तो हमेशा वो यही करेंगे कि आपको बताएंगे कि ये कोई डिस्चार्ज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, आप पिक करो ये कौन सा है। तो आपने इन्फेक्शन को पढ़ना ही ऐसे है कि आपने सारे इन्फेक्शन को कंपैरिजन में पढ़ना है कि किसका डिस्चार्ज कैसा 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 है, ताकि आप डायग्नोज कर सको एग्जाम में कौन सा इन्फेक्शन जो है वो किस किस स्वैब से लेना है। कोई लोअर वेजाइनल लेना है, कोई हाई वेजाइनल लेना है, किसी में एंडोसर्वाइकल लेना है। आप उनको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कंपेयर करके पढ़ो ताकि एग्जाम में पिन पॉइंट कर सको। और ये कैसे करोगे, ऑब्वियसली एक दफा जो है थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसके साथ ही फौरन नेक्स्ट डे उसका रिकॉल पढ़ लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि थ्योरी को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें लाइनें हम ओवरलुक कर देते हैं, जब हम रिकॉल सॉल्व करते हैं तो हमें अंदाजा होता है नहीं ये तो एग्जामिनर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। स्ट्रेट नहीं पढ़ना। आईएमएम के लेवल में हम क्या करते थे, टीचर पढ़नी है या एबीएम पढ़नी है, वो पेज 1 से स्टार्ट करते स्ट्रेट पढ़ना शुरू करते हैं। पहले पैथोलॉजी पढ़ लेते, एनाटॉमी पढ़ लिया, आगे फिर वो एडोलेसेंट गायनी आ गई, फिर जो है वो जनरल गायनी के टॉपिक शुरू हो गए, एक टॉपिक में स्कैरेज, और बस पढ़ते गए। और जब एमसीक्यूज या रिकॉल बुक उठाई तो वो तो फिर दुनिया ही अलग है। उसमें वो पूछते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पेक्टर कौन सा है, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था। चार चार रिस्पेक्टर है, यही याद है, चारों ही रिस्पेक्टर होते हैं। अब इसमें क्या पता कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है। अब आपने कॉल सॉल्व किया, देन भी आप वापस जाओगे, बुक खोलोगे, फिर ढूंढोगे ये 18% है, ये 16% है, भाई ये तो 1% है ना। फिर आपकी आंखें खुलेंगी। तो स्ट्रेट नहीं पढ़ना, व्हेन टॉपिक पढ़ो उसका नेक्स्ट डे रिकॉल सॉल्व करो, फिर आपको आपकी आंखें खुलेंगी और वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ जी, आपका जो थ्योरी का मॉड्यूल सिलेबस है एमसीपीएस एफसीपीएस एमएस का, इसको मैंने 7 में डिवाइड किया। मैटरनल मेडिसिन है, फीटल मेडिसिन है, ऑन्कोलॉजी है, यूरो है, 5वां एंटीनेटल है, और साथ ही लेबर आ गया। जनरल गायनी के टॉपिक्स हैं, इसमें अर्ली प्रेगनेंसी भी मैंने ऐड की है, जैसे मिसकैरेजेस, हाइपरएमेसिस, मोलर और टॉपिक वगैरह। और फिर इन्फेक्शन कंबाइन है, इसमें गायनी के इन्फेक्शन भी हैं, लेबर के इन्फेक्शन भी है, फीटल इन्फेक्शन भी हैं, ठीक है। ताकि एक ही दफा में एक ही मूड में आके आप पूरा ये मॉड्यूल कवर कर लें, क्योंकि ये इन्फेक्शन का तो बहुत ही बिखरा हुआ टॉपिक है ना, हर जगह बिखरा हुआ है, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, नोट्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसके लिए एक समरी बुक भी बनाई हुई है अलग से अपनी। इसमें अच्छी है, फीडबैक तो अच्छा है, ठीक है। और अगर एलबीएम पढ़ते हैं तो बेस्ट है, लेकिन उसमें ना प्रॉपर मॉड्यूल फॉर्म में नहीं है। समरी बुक में मेरे को प्रॉपर मॉड्यूल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, और इसमें गाइडलाइन के पॉइंट्स भी ऐड कर दिया, तो ये इजी होगी ज्यादा ना। तो डेफिनेटली आई विल एक्सपेक्ट गुड फीडबैक, क्योंकि अभी तक तो अच्छा ही है इसका। तो इस तरह ये मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज मेडिसिन
का सोर्स जो मेरे मुताबिक मुझे अच्छा लगता है। टेक्स्ट बुक तो आपकी वही डी यू हर्स्ट और एबीएम है, नो डाउट। अच्छा, अब आप एफसीपीएस एमएस के बच्चे बड़े शौकीन होते हैं गाइडलाइन पढ़ने के, और सारी दुनिया भी गाइडलाइन की बातें कर रही होती है, तो आप भी कहते हैं मैडम ये तो गाइडलाइन है। ठीक है, देखिए गाइडलाइन में ना रिकमेंडेशंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई ना सयाको सबाक नहीं बनता, समरी नहीं बनती, एक कहानी शुरू नहीं होती, मोस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन, ये रिस्ट्रक्टर्स, ये इस तरह से नहीं लिखी हुई जितना ड्यूहर्स्ट टीबीएम ने बड़ा समरी करके इंटरेस्टिंग करके लिखा हुआ होता है। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं आपको थोप भी नहीं रही ये बात, एक बच्चा जिसने सिर्फ गाइडलाइन पढ़ी है ना वो तो फेल हो सकता है, बट एक बच्चा जिसने टेक्स्ट बुक पढ़ी है ना वो नहीं फेल हो सकता इन एफसीपीएस एग्जाम। हाँ, एक बच्चा जो एमआरसीजी में फेल हो रहा है वो अगर टेक्स्ट बुक पढ़ता है तो वो जरूर फेल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी फेल होने की ज्यादा है। हाँ, वो गाइडलाइन पढ़ेगा तो वो फेल नहीं हो सकता। हर एग्जाम का ना अपना एक माइंड सेट है। जो सीपीएसपी में स्पेसिफिकली फॉर यूर एमएस एमसीपीएस या एफसीपीएस का जो माइंड सेट है ना एग्जाम का, वो क्लिनिकल है। उसमें गाइडलाइन को फॉलो करना इतना मुश्किल हो जाता है, मींस आपने उस पूरे स्टेम में बड़ा इंडिविजुअलाइज करना है सिनेरियो। ऐसा नहीं होगा कि कोई ओवर एक्टिव ब्लैडर का स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो आ गया कि आपने फर्स्ट लाइन ऑक्सीबुटाइन चूज कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो मरीज होगी, उसमें एक स्पेसिफिक एज होगी, स्पेसिफिक उसमें सिम्टम्स होंगे, मे बी वो कोई ले भी चुकी हो एंटीमस्कुरानिक को, आपने सेकंड लाइन पे जाना है, और फिर सेकंड लाइन में ही आपके पास ऑप्शंस होंगी जो मिक्स होंगी फर्स्ट लाइन के साथ। ठीक है, और फिर उसमें कोई ना कोई और कीड़ा भी होगा कि इसको बच्चा भी चाहिए। और जब बच्चा बच्चा चाहिए तो फिर तो वो ऑप्शन ही सारी इधर उधर हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में कोई भी एंटीमस्कुरानिक नहीं देते। ठीक है, तो वो बड़ा क्लिनिकल हो जाता है। इतने क्लिनिकल क्वेश्चंस आपके आरसीओजी के नहीं होते। अब आप क्लिनिकल आंसर ही तब करोगे जब आपको क्लिनिकल को साथ साथ भी पढ़ाएगा। ऑब्वियसली इन प्रीमियम सेशन आई विल टीच यू हाउ टू अप्रोच एनी क्वेश्चन स्टेम या केस क्लिनिकली, और ये क्लिनिकल नॉलेज आपको टेक्स्ट बुक भी देगी। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक्स मैं तो फेवर करती हूँ फॉर सीपीएसपी एनी एग्जाम है, आईएमएम एमसीपीएस एफसीपीएस एमएस सीपीएस का एग्जाम नहीं है, लेकिन जो एग्जामिनर्स हैं वो सीपीएसपी के लिए सारे एफसीपीएस एमएस अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ तो वो कॉपी कर रहे हैं एफसीपीएस को, तो अभी तक तो कोई चेंज नहीं है। तो मेडिकल डिसऑर्डर के लिए हमने ड्यू हर्स्ट को ही रखना है। तो कोई मुझसे कहे ना मेरे दिल की आवाज, तो ये ड्यू हर्स्ट है, ये एक एवरेज बच्चे के लिए भी अच्छी है और एक हाई अचीवर के लिए भी अच्छी है। अब कुछ जो अपने आप को बहुत ही हाई अचीवर समझते हैं वो नेल्सन पढ़ लें, अच्छी बुक है। लेकिन व्हेन यू विल लिसन मी इन माय लेक्चर, मैंने तो ये ड्यू हर्स्ट, आइरिस, टीबीएम सब कुछ पढ़ा हुआ होता है। तो जो चीजें रिकॉल के बेस पे अच्छी लगती हैं मुझे, आफ्टर कंपाइलिंग ह्यूज रिकॉल ऑफ योर सीपीएसटी, तो मुझे अंदाजा होता है कि स्टूडेंट्स को इसमें क्या ऐड करना, और इस तरह भी अंदाजा होता है कि किसी क्वेश्चन को 2 घंटे का बोरिंग ना बनाओ, मैक्सिमम 30-40 मिनट में टॉपिक कवर हो और टू द पॉइंट बात हो और कोई चीज आपके छूटे भी ना। ठीक है, तो फॉर मेडिकल डिसऑर्डर सिंगल बेस्ट बुक डीएच है, और सिमिलरली फीटल मेडिसिन के लिए सिंगल बेस्ट बुक जो है ना वो भी डीएच है। अब मैं रिकॉर्ड हो रही मैं बाद में देख सॉरी, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, वरना मैं बोलती रहूंगी अपनी बुलाओ में। ओके, ऑन्कोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बुक जो है ना वो है मेरी समरी बुक। और कितनी बुरी बात है ना एक बंदा अपनी तारीफें करे, बहुत बुरी बात है, अच्छा भी नहीं लगता बंदा। लेकिन यार ऑन्कोलॉजी के लिए कोई और अच्छी बुक है ही नहीं, बिकॉज कोई बुक आपको नहीं बताती कि स्टेज वाइज आपको स्टेजिंग कैसे करनी है। टेक्स्ट बुक में खुद ही आपने निकालना होता है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और एक स्टूडेंट को की आंखों को तो ये होता है ना टेबल फॉर्म में बस सामने नजर आ जाए कि ये स्टेज 1 है 2 है, और सामने ठक से उसकी स्टेज वाइज स्टेटमेंट लिखी हुई, और ठक से आगे लिखा होगा भाई सर्वाइवल क्या है, और आगे फौरन लिखा होगा रिकरेंस हो जाए तो क्या करना है। थोड़ा सा काम चोर है हम लोग, तो उन लोगों के लिए समरी बुक अच्छी बुक है। आप अच्छे बच्चे हो तो भाई टेक्स्ट बुक पे जाओ, वाई टू रीड एनी समरी बुक इंक्लूडिंग माइन। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। अच्छा, however if you don't want to read my summary book, आपने जो बुक फॉलो करनी है वो फिर मिक्स है, बिकॉज ऑन्कोलॉजी के ना जो स्टेजेस हैं, कैंसर्स हैं, वो बड़े जो है ना अपडेट हो रहे हैं बार बार। ईबीएम में जो ओवेरियन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, आउट हो गया है ना, वो नया आ गया, वो डीएच ने लिख दिया उसको। तो अगर आपने ओवेरियन पढ़ना है या आपने पढ़ना है सर्वाइकल, तो आप डीएच से पढ़ेंगे। इवन सर्वाइकल कैंसर भी डीएच में प्रॉपर एड्रेस नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया कि नई गाइडलाइन में एचपीवी फर्स्ट लाइन आ गया है, 1B3 भी ऐड हो गई है, कुछ स्टेजेस हैं जो ऐड नहीं हुई है, वो डीएच में भी कवर नहीं होती, फिर वो गाइडलाइन से ही कवर होती हैं। अभी 2021 में वल्वल सीए भी चेंज हो गया है जो कि अब डीएच कवर नहीं करता। ठीक है,
तो ऑन्कोलॉजी में अगर आप सिर्फ गाइडलाइन पढ़ते हो तो फिर एक ही गाइडलाइन 200 पेज की है, जाती है, मतलब अभी ट्रेनिंग भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, फिर एक ही मॉड्यूल में इतनी लंबी लंबी बातें पढ़ना। तो ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल में फिर आप लोग इंशाल्लाह, हम स्टार्ट भी ऑन्कोलॉजी से ही कर रहे हैं, आप फिर देखेंगे कि हम सिर्फ अपडेटेड ही पढ़ेंगे सितंबर में। इफ यू आर गोइंग टू अपेयर, तो जो भी गाइडलाइन 2021 में अपडेट हुई है वो आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दो स्टूडेंट्स आते हैं, एक कहता है कि पुरानी सीपीएसपी का क्या भरोसा जनाब, वो पिछला दे दे उठा के, वो अगला दे दे उठा के। नहीं, आपने ऐसा दिल खराब नहीं करना। समवेयर यू हैव टू पुट ट्रस्ट। आपने अब आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना प्लीज, ठीक है। और चीजें सीपीएसपी भी अपनी अपडेट कर रही है, अच्छे आरसीओजी के बंदे अब आ रहे हैं कैबिनेट में, और वो जो पुराने पुराने रिकॉल्स हैं जो कब के आउटडेटेड हो गए हैं वो अब नहीं आ रहे। मैं खुद देख रही हूँ, अभी मैंने 2021 का पूल बनाया इनसाइट स्पेशल एडिशन के नाम से। इसमें आईएमएम के 2 पेपर, एमसीपीएस के 3 पेपर और एफसीपीएस के 4 पेपर मैंने ऐड किए, और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह अंदाजा होगा कि स्टेम ही ऐसी आई हुई है, ऑप्शन ही ऐसी आई हुई है जो न्यू गाइडलाइन को ही फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ट्रस्ट करें, और आपने अपडेटेड नॉलेज गेन करना है। फिर भी कुछ चीजों में कीड़ा होता है, वो फिर मैं बता दूंगी साथ के साथ कि क्या करना है उसका। और वो अच्छी बात यह है कि जो ऑप्शंस देते हैं ना आपको, वो आपको बड़े अच्छे से गाइड कर देती हैं कि आपने कहाँ जाना है, क्योंकि ऑप्शन ही अकॉर्डिंग टू जो है मॉडिफाई की होती हैं कि कौन से उसको फॉलो करना है, पुरानी गाइडलाइन को या नहीं को। ये भी एक अच्छी बात है। कोई बट ये 100 में से अगर ऐसा कोई मसला हुआ है तो 1-2 क्वेश्चन में होता है, और पास होने के लिए सिर्फ 75 चाहिए, तो 25 का तो आपके पास फिर भी मार्जिन है, ठीक है। तो पास आप फिर भी हो रहे हो, और हो भी रही हैं लोग पास अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक अगर मैं थ्योरी की बात करूँ 700-800 लोग पास हो गए हैं, तो हो गए हैं ना, वो भी हो गए हैं, आप भी हो जाओगे। ओके, यूरोगाइनी के लिए अच्छा अजान हो रही है अभी, मैं थोड़ा म्यूट करती हूँ। चलें लेट्स स्टार्ट। यूरोगाइनी के लिए सबसे अच्छी बुक तो एविडेंस बेस है, टेबल्स एंड रिवर्स की करने वाली बस, तो गाइडलाइन इंडिविजुअल उस पे है, जरूरत नहीं है वैसे बात। सीपीएस एंटीनेटल एंड लेबर के लिए ईबीएम बेहतरीन है, या मैडम के क्रिस्प नोट्स आपको विद सेशन मिलते रहेंगे, मोर देन सफिशिएंट। जनरल गायनी के लिए ईबीएम मोर देन सफिशिएंट, होएवर एक टॉपिक है थोड़ा बहुत रिवर्स से करेंगे, और मोलर है जो जिसकी गाइडलाइन अपडेट हुई है वो गाइडलाइन से करेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए मैं बता चुकी हूँ, डिफरेंट छोटे इन्फेक्शन बहुत जगहों पर बिखरे हुए हैं, तो फिर कहाँ से करेंगे। तो तीनों सोर्सेज हैं ईबीएम रिवर्स गाइडलाइन, तीनों सोर्सेज के बाद ना एक छोटी सी समरी बुक है, तो आप चाहें तो ये समरी बुक कर ले, या ये तीनों। However, जब यू विल कवर इन्फेक्शन विद दी, जरूरत नहीं होगी किसी बुक की, जस्ट लिसन मी एंड राइट डाउन समवेयर। अब ये 7 मॉड्यूल का अप्रोक्सीमेट टाइम जो है ना वो 10 दिन है, मतलब ऑन्कोलॉजी हम करेंगे 5 इन्फेक्शन है मोटे मोटे तो 10 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन एक इन्फेक्शन को देंगे, और एक दिन एक छोटे इन्फेक्शन को दे देंगे, सॉरी ऑन्कोलॉजी एक कैंसर को दे देंगे। ओवेरियन है, कैंसर है, एंडोमेट्रियम है, ये बड़े बड़े हैं, ये 2-2 दिन में कर लेंगे। बाकी छोटे छोटे कैंसर होंगे, मोलर, ब्रेस्ट, मेलिग्नेंसी वाले, वो एक एक दिन में हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 10-12 दिन में ये मॉड्यूल हमारा कवर हो जाएगा, और इसके साथ ही आपको रिकॉल भी इसके मिल जाएंगे कि ओवेरियन मेलिग्नेंसी पे या सिस्ट पे जितने रिकॉल्स आए हैं, पॉसिबल रिकॉल्स आए हैं, वो आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। एंडोमेट्रियल सीए या एचएमबी पे जो भी आएंगे वो आप प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही आपको जो है कवर हो जाएगा आपका हाउ टू अप्रोच मेलिग्नेंसी इन एग्जाम, क्लिनिकल एग्जाम में। एक पेशेंट आता है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग के साथ, तो इट कुड बी polyp, it could be ectopy, it could be cervical CA, it could be ulcer, it could be decubitus ulcer, it could be endometrial CA, तो how to approach it, right? तो इसी तरह जो है लेट्स सपोज यूरोगाइनी करेंगे, तो इसमें वो पॉप क्यू का आपका एक लाइव सेशन होगा, अब पॉप क्यू इन हो रही है, और अब एक इसमें सारा रिकैप सेशन हो जाएगा, हाउ टू अप्रोच प्रोलैप्स क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, मल्टीपल सिनेरियोज के साथ ये कवर हो जाएगा, और फिर इनकॉन्टिनेंस और उसके ग्राफ कैसे इंटरप्रेट करने हैं। तो यूरोगाइनी ऑन्कोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन वंस यू विल कवर इट विद मी, इट विल बी मतलब बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। यू विल योर सेल्फ फील के इजीएस्ट मॉड्यूल अगर कुछ है तो वो ये तीसरा और चौथा ही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आ जाते हैं हम
इन्फेक्शंस पे, तो इसी तरह हर इन्फेक्शन जैसे CMV किया है तो CMV की समरी मिल जाएगी आफ्टर लिसनिंग में, और साथ इसके बाद एक क्विज आ जाएगा जो कि रिकॉल बेस्ड होगा। स्पेसिफिकली टॉर्च को कैसे अप्रोच करना है, कब किसी का एमएसएंटेसिस कराना है, कब एनॉमली स्कैन कराना है, और कब उसको टॉप कर देना है, टर्मिनेशन कर देनी है, और फिर बच्चे में क्या क्या स्पेसिफिक सिंड्रोमिक फीचर्स हैं, और फिर मिलते जुलते बाकी सारे भी आ जाते हैं। ये तो नहीं है कि CMV में सिर्फ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वारफरीन अल्कोहल वाले ड्रग्स भी कुछ ऐसी हैं जो कर रही होती हैं। फिर हाउ टू डिस्क्रिमिनेट ऑल सिंड्रोम्स, कंपैरिजन आ जाएंगे, उस पर रिकैप सेशंस हो जाएंगे, तो फिर इस तरह आपका बड़ा कम्पैक्ट अंदाज से तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपने नोट्स भी इसी तरह ही बनाने हैं साथ के साथ, कि जो सिमिलर चीजें तंग करती हैं उनको देयर एंड देन सॉल्व करें, एक जगह पे लिखें, और फिर उनको कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में वो हम अपने टेक्स्ट जो हैं वो डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। तो ये अबाउट थ्योरी था, सिलेबस। पूल का आप पूछते हैं क्या है पूल? पूल से मुराद मेरी ये होती है कि CPSP के जो एग्जाम्स हैं, IMM, MCPS, FCPS, इनके जो पास पेपर्स हैं, इनको मैं कहती हूँ CPSP का पूल। होता ये है कि अच्छी बात तो ये है, इफ यू आर MCPS or FCPS or MS कैंडिडेट, तो आपको ये तीनों करने चाहिए। अब तो मेरे पास MS का पूल भी आ ही गया है, बच्चों ने उसके पेपर्स भेजे हैं, उनको भी मैं अपडेट कर रही हूँ, वो भी हम ऐड करेंगे स्कूल में, MS पूल भी आ गया, ठीक है। तो देखो ना, लेबर अगर आप कर रहे हो तो वही इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के क्वेश्चंस हैं, कभी IMM में देख रहे हो, कभी MCPS में देख रहे हो, कभी FCPS में कर रहे हो। मुझे तो फील ही नहीं होता ये क्वेश्चन MCPS का है या IMM का है, वो तो मुझे लगता है रिपीट ही हो रहा है या डिफरेंट अंदाज से आया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप सारा पूल एग्जॉस्ट कर लोगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि आपने अच्छे से थ्योरी भी पढ़ ली है, और जो इस पे बार बार एग्जाम टेस्टेड क्वेश्चन आए हैं वो भी आप सॉल्व कर लिए हैं, और कितने कर लिए हैं, सारे ही कर लिए कोई नहीं छोड़ा। तो ये होता है वन गो में 100% प्रोबेबिलिटी टू क्लियर एग्जाम इंशाल्लाह। बट आपने खुद पे ट्रस्ट करना है, मुझ पे ट्रस्ट करना है, और कोई दिन अपना जो है ना जाया नहीं करना, ठीक है। दिन जाया भी हो जाए ना, हम मार्जिन रखते हैं, मॉड्यूल का कंप्लीट होने के बाद 2-3 दिन का रेस्ट मिलेगा, उसमें कवर कर लें, ठीक है। IMM के जो बच्चे हैं उनके लिए बस यही मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम सिर्फ MCPS का कर लें, बाकी अपने आप को इतना ना थकाएंगे MCPS और MS में, ठीक है। तो यही पूल है मेरे मुताबिक। ओके, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं? हाँ, टिप्स है मेरी, ठीक है, कि जैसे आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं ना व्हाट्सएप पे, सॉरी टेलीग्राम पे, तो अब बताइए, मैं पैसे दिख रहे हैं। आप भी जो है अपने साथ, अच्छी बात तो यह है कि 7 कापियां खरीद लें आपने जिसमें नोट्स बनाने हैं, मतलब मेडिकल डिसऑर्डर की खाली आपका फाइल ही अलग हो, कि जो बाकी 50% नोट्स नहीं बने थे वो बन जाएं, तो 100% नोट्स आपके फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में बन जाने चाहिए। थर्ड रीडिंग में मजा है, थर्ड रीडिंग में बाकी मजा है, ठीक है। अब आपने जो भी नोट्स बनाए थे ना उनको इस अंदाज से करें, स्टेप वाइज उनके एल्गोरिथम बनाए, अपने बनाए, ठीक है। कुछ एल्गोरिथम तो गाइडलाइन के बने बनाए होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन को अप्रोच कर रहे हो, वी वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को कैसे अप्रोच करना है, हर्पीज कैसे अप्रोच करना है, डिग्रीज फेटल मूवमेंट्स कैसे अप्रोच करनी है, या IUGR के वो जितने अच्छे अच्छे टेबल्स हैं वो कुछ तो बने हुए हैं, लेकिन बाकी हम खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इस स्टेप पे अगर पेशेंट किसी रैश के साथ आता है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्लिनिकल यही है कि पेनलेस है, पेनफुल है, कहीं और तो नहीं है लिम्फोडेनोपैथी। दूसरा स्टेप ये है कि पेनलेस वाले एक कॉलम में चले गए, पेनफुल वाले एक कॉलम में चले गए, ठीक है। तो अब जो पेनलेस वाले कॉलम में आ गया वो सिफिलिस आ गया है किसमें, और जो पेनफुल वाले आ गए लेट्स सपोज उसमें हर्पीज आ गया, शंकर आ गया, ठीक है। और कुछ आ जाएंगे जिनमें लिम्फोडेनोपैथीज भी आ गई, जैसे कि ये इंग्वाइनोलोडेनेरियम वाले, पर उनकी उनमें कुछ सूडो बबूज हैं, कुछ फिर ट्रू बबूज हैं, फिर उनको कैसे अप्रोच करना है। फिर ये 3 कॉलम बन गए, इन तीनों कॉलम का स्टेप वाइज अप्रोच कैसे करनी है, किसी में VDRL कराना है, किसी में स्वैब लेना है ना, किसी में एंटीबॉडी करानी है, फिर सेकंड लाइन क्या करना है, थर्ड लाइन क्या करना है, पूरा नहीं लिख लो, फिर इनकी स्टेप बाय स्टेटमेंट लिख लो, लाइक सिफिलिस है तो पेनिसिलिन देना है, अगर एलर्जी होगी तो डिसेंसिटाइज करना, सेकंड स्टेप पे नहीं फिर भी एलर्जी होगी फिर क्या करें, बिस्लो दे दो। सिमिलरली हर्पीज पे आ जाओ, उसमें एंटी वायरल देनी है, एसाइक्लोविर देनी है, वो नहीं दे सकते, गैनसाइक्लोविर दे दो। मतलब इस तरह से आप अपना एल्गोरिथम बनाए। थर्ड रीडिंग बहुत मजे की होती है, एक अच्छा कैंडिडेट इसमें मैक्सिमम लर्न करता है,
और बड़े हाई क्वालिटी इफेक्टिव मीम्स बनाता है। वी विल जस्ट गाइड यू हाउ टू मेक देम। एक्चुअली बनाने आपने खुद ने, ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर दूंगी अपने बने बनाए दिखा दूंगी आपको, लेकिन जो एफर्ट अपने हाथ से की हुई होती है उसका कोई मैच नहीं होता। ठीक है, कुछ कामचोर बच्चे होते हैं उन्होंने, उनका कोई लेना देना नहीं है नोट्स बनाने से, होते हैं, मैं खुद भी थी। तो बट मैं क्या करती थी, मैं ना हाईलाइट कर सॉरी हाईलाइट कर लेती थी इंपॉर्टेंट बातें। अब देखो एक बच्चा तो हाईलाइट करेगा, पूरी ईवीएम ही रंगीन कर देगा पकड़ के, वो सारी येलो मार्कर से रंगीन है। अब जब रिवाइज करना है फिर क्या सारा येलो करे, फिर बंदा क्या कहे कि अब क्या करे। तो आपने बड़ा इंटेलिजेंटली हाईलाइट करना है। ठीक है, तो गिव अपने हाईलाइटर्स को ना स्कोरिंग दें कि जो चीजें बहुत ही भूलती हैं उनके लिए हाईलाइटर लाइट पिंक कर लें। ठीक है, ये जो चीजें जो हैं थोड़ा एफर्ट से सेकंड रीडिंग में आपको खराब नहीं कर रही, उनको येलो से कर लें, इंटरमीडिएट वालों को ग्रीन से कर लें। और एग्जाम से पहले, महीना पहले एग्जाम से पहले जो पिंक हाइलाइट्स हैं, आपको पता है ये बार बार तंग करते हैं, बोलते हैं, सिर्फ उनको आपकी आंखें कैच करें और देख लें, तो ये भी हो सकता है। रिवीजन नहीं है तो बच्चों कोई रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है। तो अपने जो रिवीजन आज से 6 महीने पहले एग्जाम, 6 महीने बाद एग्जाम के पहले करनी है रिवीजन, वो उसके लिए एफर्ट आज करनी है। आज उस अंदाज से पढ़ना है और लिखना है कि आप बड़ी हाई क्वालिटी की जो है ना वो रिवीजन कर सको। प्रैक्टिस करें पूल को एज मच एज पॉसिबल। अब टॉपिक वाइज या टॉपिक वाइज जो रिकॉल्स है वो आपके कवर हो ही जाएंगे, लेकिन पूल तो आपका कोई 10-15 हज़ार का है। ठीक है, तो इसके लिए यही है कि अपनी जो रिकॉल्स बुक है वो परचेज कर लें अभी से ही, अभी से ही आप उन पर करेक्शन करें। कोई भी रिकॉल बुक है, मेरी सीपीपी होती तो वो रिकॉल बुक है, तो प्रिंटिंग एरर्स भी आते हैं। ठीक है, उसमें कोई की मैंने गलत चूज किया तो उसका मतलब ये तो नहीं आप भी गलत चूज करो। मेक इट से डाटा डिस्कस इट। और जब आप इतनी अच्छी थ्योरी पढ़ लोगे तो डाटा तो आप खुद ही बना दो, और आप बनाते भी हो, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं डाटा। ठीक है, तो 3 काम हो गए, अच्छा पढ़ना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं, और साथ ही साथ हमने पूल रिवाइज करना है। बस ये है प्रीमियम कोर्स की हाइलाइट्स। और फोर्थ बात जो मैं ऐड कर रही हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास 6 महीने हैं, हम जो मेजर गायनियोप्स के वाइवा केसेस हैं उनको एक आइडियल वे में कैसे अप्रोच करना है, हम ये भी इसमें सीखेंगे। ठीक है, बाकी ये जो मैं एल्गोरिथम की बात कर रही थी ना, जो बनाने हैं, सीपीएसपी ने तो बनाए हुए हैं, आप भी ऐसे बना सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर डेमो पर्पस। ठीक है, अच्छा कोई मॉड्यूल खत्म हो गया ना, अब उसको 2-3 दिन रेस्ट मिलेंगे, तो उसके लिए आप अपने रिवीजन नोट्स के अलावा वॉल भी बना सकते हो, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप चाहते हो आगे आते जाते नजर ही आती रहे ना, कुछ परसेंटेजेस ऐसी होती हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है, घर में अगर आपके पास एक आपकी प्राइवेट स्पेस अवेलेबल है, आपने नोट्स ऐसे कलर कर लें कि ये ऑन्कोलॉजी का पिंक है, येलो कलर वाला मेडिकल डिसऑर्डर का है, ग्रीन कलर वाला इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, और एक्सलेंट हो जाएगा। हाइलाइट्स करना है तो मैं बता चुकी हूँ। ये जो येलो वाले हैं आपको पता है ये तो बड़े इजी है ना, भूल जल्दी याद हो जाते हैं, बट ये पिंक वाला गंदा है, ये तो मैं इस मॉड्यूल में छोड़ ही नहीं सकती बगैर रिवाइज किए हुए। अगर मैंने कोई मुझे कहना टेस्ट दो इस टॉपिक का, तो मैं तो ये पिंक जरूर रिवाइज करने वाली हूँ। मैं इनको पढ़ूंगी तो मैं इसको अप्रोच कर सकती हूँ, वरना ये मुझे रिप्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर लें। सिमिलर इंसिडेंसेस को एक जगह पे रखा करो। सबसे बुरे मुझे इंसिडेंसेस लगते हैं, इनको मैंने ना ऐसे क्रैक किए, जैसे कि 1% इंसिडेंस है लेबर का, जैसे हम मॉड्यूल कर रहे हैं तो लेबर के सारे इंसिडेंसेस जो है ना, लेबर का जो हमने डेडिकेट किया था कलर, वो जो बुक थी उसमें लिख लिए कि भाई पीपीएच का रिस्क ये है, एपीएच का रिस्क ये है, रिकरेंस इन दोनों की ये है, इनमें जो काजीज हैं जैसे क्रीटा उसका इंसिडेंस ये है, प्रीवियस 1 में इतना परसेंट होगा, 2 में इतना परसेंट होगा, 3 में इतना परसेंट होगा, प्रोलॉन्ग लेबर का ये इंसिडेंस है, रिकरेंट प्रोलॉन्ग लेबर इस तरह हो रही है, प्रीटम लेबर का ये है, प्रीटम लेबर की काजीज में 50% इन्फेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के सारे इंसिडेंसेस लेबर के मॉड्यूल में ही अच्छे हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि मॉड्यूल वाइज इंसिडेंसेस लिखते हैं। दूसरा स्टेप ये है जो सिमिलर इंसिडेंसेस हैं, मतलब 5% है किसी भी के, चाहे वो गाइनी से आ रहा है चाहे वो लेबर ऑप से आ रहा है, तो 5% वाले इंसिडेंसेस उठा के अलग कर लो। अब ये जो काम करोगे ना ये कभी नहीं भूलेगा आपको। सिमिलर प्रेजेंटेशन को भी ऐसे करा करो। स्कोर जैसे बायोफिजिकल का स्कोर है या मोलर प्रेगनेंसी का स्कोर है, जीटीडीज, वो बड़े तंग करते हैं, उनको एक ही दफा में कर लो, 0 1 2। ठीक है,
ओके, अच्छा थ्री बुक्स ये ईबीएम है आपके पास, नाइस की समरीज हैं, फर्स्ट है, टेंथ टीचर है, बुक्स तो बहुत है, शॉज है, हाई रिस्क है, लेकिन अगर आपने पास होना है ना कम जलील करके खुद को, तो ये दो किताबें काफी हैं, ठीक है, हाई रिस्क और फलाना शॉज ये वो, अप टू यू। मैं बीइंग मेंटोर या 3-4 साल के एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, पास हो जाते हो अगर सिर्फ ईबीएम भी कर लो ना, या कोई अच्छा सा कोर्स ज्वाइन कर लो, पास हो जाते हो। जितनी कम बुक होती है ना उतनी जिंदगी आसान होती है। एसबीएस बुक्स में तो सीपीएससी का पूल बुक्स हैं, ठीक है, राटा हम साथ के साथ बनाएंगे, वैसे जो फोर्थ एडिशन आ रहे हैं साइड के वो राटा के बाद ही भी आ रहे हैं, तो वो भी अच्छा हो गया। हेल्पिंग बुक्स इसके अलावा आप चाहें आईएमएम वाली लेनी, प्री टेस्ट कर लें, ठीक है, रिवाइज इसमें से आते हैं, या विलियम के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो कर लें, ठीक है। एमआरसीबी की बुक्स तो 15-20 हैं, और इसके उनको करने के लिए अगर किसी के पास 2-3 साल हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज तो है। बट अगर आपने एग्जाम फोकस्ड रहना है, 6 महीने आपके पास हैं, इसमें आपने एग्जाम फोकस्ड होना है, पेपर पूरा निकालना है, मैं कहूंगी कि भाई इतना कुछ अपने आप पे मत डालो बर्डन, एक किताब से भी पास हो जाओगे, ठीक है, अपने साथ में सीपीएसपी का पूल रिवाइज करो, ओके, और मास्टरिंग एंड्रयू में से कोई एक बुक कर लो। बट मैंने देखा है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ कर रहे होते हैं, मैं देख भी रही होती हूँ, और मैं उनकी हिम्मत को भी दाद दे रही होती हूँ, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तुम लोगों को ये सारा कुछ पढ़ा दिया है, वैसे ना तुम लोग एक्स्ट्रा खुद को तंग कर रहे हो, जो काम करने का वो यही है कि मल्टीपल टाइम थ्योरी को अच्छे अंदाज में रिवाइज करो, और जो पूल है उसको प्रैक्टिस करो, मतलब पूल छोड़ के आप कोई किसी, मतलब आपने एग्जाम देना है एफसीपीएस का, एफसीपीएस के पेपर्स नहीं कर रहे, आप एमआरसीजी की रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब ये ना करें, प्रायोरिटी सेट करें। प्रायोरिटी सबसे पहले है आपका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा हो, उसके लिए कोई भी अच्छी टेक्स्ट बुक अच्छी है, और साथ में अपडेट कर लें गाइडलाइन वाइज, जो आपके मॉड्यूल में भी मैं करवाऊंगी। इफ यू वांट टू डू इट सोलो एज वेल, तो ऐसा खुद करें आप, और दूसरे नंबर पे उसका रिकॉल्स कर लें। आफ्टर दिस इफ यू हैव टाइम, तो फिर हेल्पिंग बुक आप मुझसे ओपिनियन मांगते हैं, तो ये लैंच, प्री टेस्ट और एंड्रयू मास्टरिंग है, इसके अलावा मत जाओ। 15-20 किताबें कैसे करोगे, और फिर जब कर लोगे तो फिर रिवाइज कौन करेगा, और रिवाइज नहीं करोगे तो फिर फायदा इतनी एफर्ट करने का। अच्छा, आईएमएम का जो पूल है वो इनसाइड तो आईएमएम के नाम से है, ये वाहिद बुक है जो कि अपडेटेड है 21 तक, और स्पेशल एडिशन से मुराद ये कि 21 के सारे क्वेश्चन एक ही बुक में डाल दिए मैंने, एमसीपीएस, आईएमएम और एफसीपीएस के। ये पूल है इसका, इसमें सारे एफसीपीएस के क्वेश्चन हैं 2010 से लेके 2021 तक, नहीं 21 तक नहीं, 20 तक है। अभी इसका फोर्थ एडिशन आएगा तो उसमें 21 वाले भी ऐड हो जाएंगे, अगर आपने नहीं है उसमें ऐड करना तो थर्ड एडिशन के साथ स्पेशल एडिशन ऐड कर लें, टोटल 21 का पूल इसके साथ आ गया। ये एमसीपीएस के लिए रिकॉल बुक है, तो ये किताबें आप स्किप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, इफ यू रियली वांट टू क्लियर योर एग्जाम। इसके बाद फिर आप लेंच कर लें या टेस्ट कर लें। अगर आप टोक्स की कोई बात करता है तो ये टोक्स की मेरी 2 किताबें हैं, एक कंप्रिहेंसिव टोक्स है मॉड्यूल वाइज, और एक में सिर्फ पास्ट पेपर्स हैं। इंशाल्लाह व्हेन यू विल गो इनटू टोक्स आफ्टर क्लियरिंग योर थ्योरी, तो आपको ये 2 किताबें मिलेंगी। अब ये साथ के साथ ही बुक्स आ गई तो ये आ गई, तो अभी से नहीं खरीद लेनी। वाइवा के लिए भी किताबें हैं, ओब्स गाइनी के केसेस की, लेकिन अभी से मत खरीदो, राइट नो, जब मैं कहूँगी तब आप परचेज कर लेना। बट अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे ऑन्कोलॉजी से, ठीक है, और उसमें जो मेरे सेशंस होंगे वही काफ़ी हैं। अगर आप स्किप भी करना चाहते हो बुक तो कर सकते हो, बाद में आप ले सकते हो थ्योरी क्लियर करके। ये इन्फेक्शन की समरी बुक है, और ये एंटीनाटल की समरी बुक है बाय मी। और कमिंग सून भी कुछ किताबें हैं, आप समरी बुक में ना स्मार्ट कार्ड्स हैं, वो भी इंशाल्लाह बताऊंगी। ओके, एवरेज बच्चा जो बेचारा जॉब भी कर रहा है, 2-3 बच्चे भी हैं और मेड भी नहीं है, उसके लिए फिर यही है कि थ्योरी पहले कर लो फिर तब तक क्लिनिकल छोड़ो, ठीक है, 3 महीने में थ्योरी कवर करो और 3 महीने में मजीद इसको रिवाइज करो, और ये हम इंशाल्लाह 3 मंथ्स में कर लेंगे। उसके बाद आपकी 2-3 रिवीजन्स हो जाएंगी, और सेशन एक्सेस आपको एग्जाम डे तक मिल जाएगी। और जो प्रीमियम कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए ये है कि वो सिर्फ थ्योरी भी कवर करेंगे, उनके टॉपिक वाइज रिकॉल्स भी 40 हो जाएंगे, उनके रिकैप सेशंस भी हो जाएंगे, उनके 3 सर्किट ऑफ रिवीजन भी हो जाएंगे, साथ में स्पेशल बेसिक क्लासेस भी हो जाएंगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो लिखी हुई हैं नीचे।
ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन सुनेंगे और दे शो इंटरेस्ट के हाउ टू अप्रोच अस, और दैट्स ऑल। थैंक यू। कोई आपकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। ट्राई तो मैंने सारे किए हैं ऐड करके। हाँ मोबाइल देख सकती हूँ, लेकिन हाँ मेरे को चेक कराना क्या देख रहे हो। जी एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। क्वेश्चन ना हो ना कोई दो मतलब है, या तो सारा समझ आ गया या कुछ नहीं आया। मुझे ये पूछना था कि जो आप लेक्चर्स मतलब देंगी हमें, तो मतलब से अगर मैं दोबारा से उसको रिकैप या रिकॉल करना चाहती हूँ बीच में, मतलब मैं पॉज, तो मेरे पास वो अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में हाँ या बिल्कुल। उसमें? अच्छा एनी भाई, टाइम यू कैन ओपन योर टेली, हमारे ग्रुप्स जो है ना टेलीग्राम पे, आप हाँ हाँ ठीक है। एनी टाइम यू कैन ओपन इट। मैं आपको प्रीवियस वाले दिखा देती हूँ, एक मिनट मिल जाए तो। ये आपको नजर आ रहा है? ये इसका नाम है फीटल एंड मेडिकल, ठीक है, फीटल एंड मेडिकल डिसऑर्डर। ये मेरा पिछला बैच है। बाबा से चार्जिंग करा लो मैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये फीटल मेडिसिन हम कर रहे हैं आजकल, तो ये प्लानर उनको मिला होगा है, मैं काम नहीं करूँ। तो ये इनको प्लानर मिला होगा है, फिर सारे इनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अमन ठीक है, जी ठीक है। मतलब ये अगर किसी ने आरएच एंटीबॉडी का लेक्चर सुनना है एग्जाम ओरिएंटेड रीडिंग के साथ, तो उसने बस क्लिक करना है इधर ऐसे करके, हाँ जी ये ठीक खुल है, गया। ठीक है, हाँ ठीक है, एनी टाइम में कोई पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइब्रेरीज होती हैं, खोलो और बस वो हाँ। लाइब्रेरी खोलोगे तो बस करोगे, वरना तो, और वो भी खैर छोड़ो। मुझे ये ना स्टेज पर्सन वो, क्योंकि बच्चे को छोड़ के आप नहीं बैठ सकते 2-3 घंटे ना, तो इसलिए मुझे था कि अवेलेबल हो गया नहीं कि किसी भी टाइम में नहीं, आपको। इंतहाई इजीएस्ट वे है टेलीग्राम पे। आप अगर ये आपको जी समझ। प्रॉपर लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, समरी, क्विज़ेस, एवरीथिंग। मैं देखो, मैं टेलीग्राम वालों को मैं दुआ देती हूँ, इतना इजी हो गया है सेशन देना। जब व्हाट्सएप पे हम करते थे पहले, कोई 3-4 साल पहले, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था, बट ऑफ टेलीग्राम मैं बड़ा इजी फील करती हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट भी बनाई, लेकिन वेबसाइट मुझे इतनी डिफिकल्ट लगी, वो मैंने एमआरसीजी 2 और 1 के लिए बनाई है, लेकिन भाई वही बच्चे कर सकते हैं, उनको आदत होती है लेकिन वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो थैंक यू। ये अच्छा, अभी लेक्चर चल रहा है आरएच का, तो आप सुनते रहिए। आप इसको फास्ट करके सुन लें, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट बात आती है आप स्लो करके सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, ये मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म जी, मैं ये पूछ रही थी, जो एमएस के पेपर्स होते हैं उसमें शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन करवाएंगी क्या फिर? यू आर एमएस कैंडिडेट? जी अच्छा, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। इफ यू आर अटेम्प्टिंग आवर क्लिनिकल सेशन एज वेल, उसमें जो आपके वाइवा हाँ क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली दे आर शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस, तो जी, प्रीमियम में मोस्टली। आपको फायदा हो जाएगा। हाँ प्रीमियम में आपको फायदा होगा इसका। और थ्योरी जो है वो आप पहले कवर करवाएंगे फिर क्लिनिकल स्टार्ट करवाएंगे, या टॉपिक वाइज साथ में नहीं, साथ करवाएंगे? के साथ सिस्टम वाइज ही होगा। थैंक यू बस।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज, पर थोड़ा जैसे दूर से आ रही हो। क्या मसला हो गया? जी, अब्दुल्ला क्या कह रही हैं आप? someone can use chat box. मुझे वॉइस का बड़ा मसला हो रहा है एकदम। Abdullah, can you use? कपड़ा भी तेरे जी Baba var verin Allah bir kısa sorayım bana. आओ जीजे ने दुकान भी नहीं है O hala pay ude de suma ni ude mo. वो टेक नहीं मिलो दुकान नहीं तो फिर दुकान से मतलब क्या होता है think so. जवाब रिश्ते समझ काम हाँ, पीछे जो जवाब फिलहाल शुरू की है तो खेलियां बहुत सारा कैसे देना तो पर खेलियां ना कोई क्वेरी है तो बता दें चैट बॉक्स में, फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। बाकी बंद करी मुझे बुद्धि नहीं